हाँ सर। ओके, चलो तो ध्यान से सुनना। अभी मैंने जैसे बताया रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अब रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट में हम पूल क्रिएट कर रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बताया था आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही अंदर के लोगों से वो वैकेंसी को फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर के कुछ लोग काबिल हैं, तो एक काम करते, ये वाला जॉब में उसको रख लेते हैं, अभी वो खाली है, या अभी उस चीज में उतना ज्यादा नीड नहीं है, या उस चीज के लिए दूसरे को खोज लेंगे। तो आप इंटरनल भी रिक्रूटमेंट ले लेते हो, एक्सटर्नल भी। यानी कि अगर हम एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग या इंटरनल एम्प्लॉय से वैकेंसी को फिल करते हैं तो दैट इज इंटरनल। वेयर एज जब हम वैकेंसी को किसी न्यू या एक्सटर्नल पर्सन से फिल करते हैं दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल करने का ना दो ही तरीका है। या तो आप प्रमोशन देके करो या ट्रांसफर देके। प्रमोशन का मतलब वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से इंसान नीचे से ऊपर उठेगा। वेयर एज हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम पोजीशन पर जाएगा, बस दूसरे प्लेस जगह चला जाएगा, पोजीशन नहीं बदलेगी। तो एक में पोजीशन बढ़ जाती है, ठीक है, यहां पर मैंने बनाया जैसे, और एक में पोजीशन सेम रह जाती है। एक में पेमेंट बढ़ जाता है प्रमोशन में, बट यहाँ पर पेमेंट में चेंज हो सकता है। कई बार ना कुछ अलग रिमोट एरिया एरिया में भेजते हैं तो कंपनसेशन वगैरह के लिए थोड़ा दे देते हैं, या बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन में भी भेजते हैं तो वहां खर्चा ज्यादा है तो कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमोशन और ट्रांसफर हुआ। यही दो तरीके हैं इंटरफिल करने के, ठीक है। और इंटरनल वैकेंसी क्यों फिल करते हैं ना, इसको मैं अभी आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा या इसका नुकसान भी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इट इज नॉट सुटेबल। न्यू ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार ही ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो भैया वो इंटरनल कैसे करेगा? और ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना केस स्टडी में पूरा घुमाएगा, खूब सारी कहानी बताएगा, लेकिन शुरू में एक लाइन दे दिया होगा कि कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस, ऐसे करके, और लाइन शुरू करेगा, और हमारा पूरा दिमाग पूरे केस स्टडी में होगा पहले लाइन को छोड़कर। क्योंकि हम ये ध्यान नहीं देंगे कि यार ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, और हम प्रमोशन और ट्रांसफर पे आ जाएंगे। तो कभी भी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन ट्रांसफर वाला केस नहीं लगा पाती है, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो पहली बार ही हायरिंग होगी, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे या कैसे प्रमोट करेंगे, वो तो पहली बार ही आएंगे। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट यूज इट। अब आते हैं एक्सटर्नल। देखो इंटरनल में दो तरीके थे जिससे आप फिल कर सकते थे, तो वो तो खत्म। बाहर से कैसे लोगों को बुलाते हो, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे मतलब अगर केस स्टडी इस चैप्टर से आती है तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से। अब ये क्या बोलता है? एक तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब समझो। इसमें ना ये है आपकी ऑफिस की बिल्डिंग। बिल्डिंग का ये मान लो है मेन गेट। मेन गेट के बाहर हमने एक लगा दिया नोटिस बोर्ड, ठीक है। नोटिस बोर्ड पर हमने क्या डाला? वैकेंसी, ठीक है, हमने लिख दिया वैकेंसी। लोग अब ये देख कर वहां पर आएंगे। अब कहोगे कि सर ये नोटिस बोर्ड कहीं और मतलब प्लेस क्यों नहीं करते? देखो आप ना जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आओगे तो आपको ये देखने मिलेगा, उनके नोटिस बोर्ड पर, उनके मेन गेट के बाहर ये सब वैकेंसीज के टैग्स लगे होते हैं। आज तो ऑनलाइन हो गया है तो ये थोड़ा कम हो गया, बट रियल फैक्ट्स में पहले ना आप कई मूवीज भी देखे होंगे कि लोग लाइन लगाते थे अपने वो लेकर, सीवी वगैरह लेकर। तो दैट वाज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, नोटिस बोर्ड प्लेस कर दिया जाता है, द टैग ऑफ वैकेंसी देंगे कि क्या हमें नीड है, कैसी। आप जाते हो, आप अपना एप्लीकेशन उनके पास सबमिट कर देते हो, एंड अगर आप सुटेबल निकले तो आप सेलेक्ट होते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश। रिकमेंडेशन वर्ड का मतलब याद रखना, सिफारिश। तो हम अपने किसी अच्छे दोस्त को, अपने चाचा ताऊ को ये बोल देते हैं कि यार आप अपने कंपनी में मेरा भी रेफरेंस लगवा दो ना। तो ये जो रेफरेंस वर्ड आता है ना, ये जो एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन, ये जो रेफरेंस का गेम है, ये भी काम करता है। तो एम्प्लॉय रिकमेंडेशन का मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिफारिश लगाते हैं, और कई बार ना हम अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं,
तो कोई वो वैकेंसी आती है ना, तो अगला इंसान बोलता है यार तुम्हारे जैसा अगर कोई हार्ड वर्किंग इंसान हो यार तुम्हारी नजर में, तो बताओ हमें, मिलाओ हमें, हमारे पास बुलाओ, है जॉब, हम देंगे। तो कई बार वो लोग अपने साइड से भी अप्रोच करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर भी, और कई बार एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के पास जाकर सर ये हमारे चाचा ताऊ का लड़का है, काफी अच्छा पढ़ा है, लिखा है, काम करता है, ऑनेस्ट है, कह के सिफारिश लगवाते हैं। तो दिस सेकंड फेस इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। ठीक है, जनरली यहाँ पर स्किल्ड लोग होते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस, बट जनरली स्किल्ड लोग ही इसमें सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। इसको मेरे को अब समझाने की जरूरत नहीं, हर न्यूज़पेपर में जॉब कॉलम आता है, अगर आपको ये प्रैक्टिकली समझना है तो कल का न्यूज़पेपर उठा लेना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, बहुत सारे वो आजकल तो टीवी पे नहीं होता है, ज्यादा इंटरनेट पे होता है, बट एनी हाउस पहले टीवी पे भी कई चैनल्स थे जॉब के, उसमें आते थे, न्यूज भी चलते रहती थी, उसके नीचे भी जॉब का एडवर्टीजमेंट चलता रहता था। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो टीवी वाला, न्यूज़पेपर वाला इसमें हो गया। वेबसाइट, आजकल बहुत सारे वेबसाइट है, लाइक नौकरी.com, सरकारी नौकरी.com, ठीक है, जॉब मॉन्स्टर का एक .com है, ठीक है। तो बहुत सारी आजकल वेबसाइट्स आ चुकी हैं, प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, लिंक्डइन है, ठीक है, और आपका अनस्टॉप है। तो ये सारे चीज, बहुत सारे ऐसे ऐसे वेबसाइट्स भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारा रिक्रूटमेंट होता है। इन दोनों में देखो मैंने बहुत हाईलाइट करके लिखा है, यहाँ स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलराइज किया स्किल्ड की, ठीक है, क्योंकि ये सब ना केस स्टडी में वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आप लोगों ने क्लास 9th 10th में सुना होगा नरेगा या मनरेगा के नाम से, ठीक है, महात्मा नेशनल ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके है। तो इसके अंदर में क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ना गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि आप जाकर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, तो आप क्या करोगे, ये गवर्नमेंट एजेंसी के पास ना, मान लो मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए, मैं बस एक कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि इस पे मीम बहुत बनाते हैं कि बीटेक वालों को जल्दी जॉब नहीं मिलती, और जो मिलती है वो जानते ही हो। तो मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीटेक मान लो किए हुए बंदे हैं, अब इनको जॉब नहीं मिल रही, तो ये जा सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। यहां पर जाकर ये लोग ना अपना एप्लीकेशन जमा कर देंगे, और इनको कह देंगे कि हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, जब उसको ना किसी प्राइवेट के पास नहीं जाना होता, ज्यादा खर्चा नहीं करना होता है, तो वो क्या करती है, कंपनी जाएगी, सर्च करेगी कहाँ ये अपना जो भी जॉब का रहेगा इसका रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट एजेंसी को, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बता देगी, ठीक है, इस ऑफिस में जाकर कि हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए। अब यहां से वो गवर्नमेंट एजेंसी ना उससे सुटेबल जो बायोडेटा होगा, जो उसको सूट करेंगे, मैच करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को, वो बायोडेटा इनको दे देगा। इस बायोडेटा को जाकर ये यहाँ पर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद इन बीटेक वालों को कॉल करेंगे, और जो सुटेबल लगेगा आगे, बाकी वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, मनरेगा की स्कीम जो थी कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने वाला वो जो है, ठीक है, वो सब नहीं लिखना है आपको, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि ऐसे कई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, यानी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो एप्लीकेंट के बायोडेटा रखी रहती है, कंपनी को जरूरत होती है, कंपनी वहां से जाकर बायोडेटा लेकर चेक करके सुटेबल कैंडिडेट को कॉल करके बुला के उनका इंटरव्यू वगैरह करके सेलेक्ट करती है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। नेक्स्ट है उसी का प्राइवेट वर्जन, रिक्रूटमेंट एजेंसी का। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्या करेगी कंपनी ना, अपना रिक्वायरमेंट जाकर, जो उसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी जितने लोगों की, वो किसी एक रिक्रूटमेंट प्राइवेट एजेंसी को बता देगी, और प्राइवेट एजेंसी को बोलेगी कि भैया तुम मेरे लिए ऐसे ऐसे बंदे खोज कर लाओ। ये जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स को खोजेगा, उनका उनको बेस्ट वाला सर्च कर कर एप्लीकेशन लेकर आएगा, उनको ये वाला बेस्ट वाले एप्लीकेशंस दे देगा कंपनी को, बदले में उनसे ले लेगा फीस। और अब कंपनी क्या करेगी, इन वाले बेस्ट एप्लीकेशंस वाले को में से इन एप्लीकेंट को, इन बेस्ट जो उसको सुटेबल लगेगा, बेस्ट एप्लीकेंट को बुलाएगी, कॉल करेगी,
एंड अगेन इंटरव्यू वगैरह लेके सेलेक्ट कर लेगी। तो ये भी एक तरीका होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला। तो ऊपर गवर्नमेंट वर्जन था, उसका प्राइवेट वर्जन ये है। जनरली जनरली देख लो, यहाँ पर मैंने अगेन लिखा है, इसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड मिलते हैं। क्यों? आप भी जान रहे हो एप्लीकेशन लगाना किसको पड़ेगा, जो कहीं का नहीं है वह वही जाएगा ऐसे दुविधा वाले जगह पर। और यहाँ पर पैसे देकर देख रहे हो, कंपनी इनको खोजने के लिए कमीशन फीस दे रही है, तो बट ऑब्वियस है स्किल्ड लोग ही खोजेगी। ठीक है, ऐसे वाले तो वो गवर्नमेंट वाले से जाके उठा लेती। ठीक है, तो अच्छे लोग खोजने के लिए वहां जाती है। एक और इंपॉर्टेंट है कैश, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसमें एम्प्लॉय नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप लोगों ने बहुत वर्क वर्ड सुना होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि एनटीपीसी में बहुत सारे जो वर्कर काम करते हैं वो एनटीपीसी के एम्प्लॉय नहीं है, वो यूपीएल की सप्लाई होती है। यूपीएल क्या है? यूपीएल ना एक लेबर का वो, मतलब वो इकट्ठा करके रखने वाला कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, यूपीएल लेबर सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल दूं इसमें किसका यूज होता है, जैसे आप लोग कभी भी सिक्योरिटी सर्विस लेने वाले होगे ना, सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे गार्ड वगैरह आपके लिए चाहिए, तो गार्ड वगैरह के लिए जैसे हमारे नौजीवन में अगर एक, शायद आप लोगों ने देखा भवानी सिक्योरिटी करके बहुत चलता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पास लोग रखे होते हैं, लेबर्स रखे होते हैं, एंड जब कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो कॉन्ट्रैक्ट करके उस बेसिस पे सप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कंपनी ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कर्स इनको देंगे, कंपनी से ये पहले पेमेंट लेंगे और वही पेमेंट आगे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को उसी में से अपना हिस्सा रख के बाकी कुछ कुछ उनके तक उनका हिस्से का पहुंचा देंगे। इसमें एक खास बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें कंपनी और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का कभी कोई लेना देना, आपस में कोई लिंक नहीं है। कंपनी ना इनको कुछ बोलेगी और ना कुछ ये कंपनी की सुनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भेजे जाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहेगा वही करेंगे। इसीलिए इसका एक डीमेरिट होता है। मेरिट तो है लेकिन एक डीमेरिट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मेरिट देखो पहले समझो, अगर सडन रिक्वायरमेंट है आपको बड़े नंबर ऑफ वर्कर की, लार्ज नंबर, तो इट इज बेस्ट, क्योंकि आप खोजते रह जाओगे, टाइम लगेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, एक बार में आपको 1000 लोग भेज देगा, वो उसके पास पड़े हैं लोग, काम वाले भरे पड़े हैं। लेकिन वर्स्ट क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो होल वर्कर विल लीव द वर्क, क्योंकि उनका आपसे कोई लेना देना बातचीत नहीं है। वो सिर्फ जानते हैं उनका मालिक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर से बात बहस हुई, वो बोला चलो छोड़ो काम नहीं होगा आज, ये छोड़ के चले जाएंगे। और इसमें जनरली आप समझ ही चुके होंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कैसे वर्कर जाते होंगे, तो इट इज फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसका बहुत यूज होता है, सिक्योरिटी सर्विसेज में इसका बहुत यूज होता है। तो ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का एक तरीका, ऐसे भी बुलाए जाते हैं वर्कर्स। ठीक है, लास्ट एंड अच्छा एक कैंपस वाला भी है ना। हाँ, पहले मैं कैंपस बता दूं। कैंपस वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होगा, मान लो ये डीयू का कॉलेज है। ठीक है, कंपनी जाएगी इस कॉलेज में, ठीक है, पहले यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे कैंपस लगाएगी, अपने कैंपस ड्राइव, इस कैंपस के थ्रू बेस्ट बेस्ट को सेलेक्ट कर लेगी और इन्हीं बेस्ट में से आगे फर्दर अपने एम्प्लॉयज चूज कर लेगी। यहाँ पर स्किल्ड होंगे क्योंकि आप जान रहे हो कि आप किस कैटेगरी में जाने वाले हो अगली साल। ठीक है, तो ये बेस्ट एम्प्लॉयज यहाँ से खोज कर लेकर जाती हैं, ये होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं ना थोड़ा सिलेबस से हटके एक छोटी सी चीज बस बताना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि आप लोगों ने कई प्राइवेट कॉलेजेस में देखा होगा जो बोलते हैं 100% जॉब गारंटी, सुना है ये वाला स्कीम, या हंड्रेड कहाँ परसेंट नहीं सुना प्लेसमेंट? है, ये बताइए। हाँ वही, कहाँ नहीं सुना ना, हर जगह सुन रहे हो ना। ऐसा होता तो आज हमारे यहाँ बेरोजगार लोग होते ही नहीं। जानते हो, ये इनका मैं एक स्कीम आपको बता देता हूँ, कभी आप झांसे में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ लिए तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज की, और अगर नहीं पढ़े तो जब जरूरत पड़ेगी तो इस झांसे में मत जाना। व्हाट दे डू इज, वो गए एक प्राइवेट कंपनी को क्या बोलेंगे, आपसे ना ह्यूज फीस लेंगे। इन कॉलेजेस की फीस हाई रहती है, तो हर साल मान लो जो 1 लाख की फीस होती है ना, ये लोग 3 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं, एकदम ह्यूज फीस। अब हर साल इनके पास 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 3 साल भी अगर मैं लू 6 लाख आपके नाम पे इनके पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए।
ये क्या करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी को बोलेंगे कि देख भाई, मेरे यहां से ना, मैं जॉब के लिए जब बंदे बोलूंगा तो तू ले लेना, ठीक है, तुम उनको सेलेक्ट कर लेना, और उनकी जो पेमेंट तुम्हें करनी होगी, मान लो तुम उनको 50,000 महीने पर, क्योंकि वो वादा भी करते हैं ना इतने से ऊपर, अगर तुम्हें 50,000 देना हुआ ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका 50% मेरे से तुम पेमेंट लेकर दे देना और 50% अपने से दे देना, क्योंकि तुम बाहर से अगर वर्कर लेने जाओगे तुमको 50,000 देने पड़ेंगे, मेरे वाले को तुमको 25,000 देना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, वो जो 6 लाख का आपका डिपॉजिट था ना, मान लो उसमें से कंपनी को 3 लाख रुपए आपके नाम पर दे दिया कि यार ये 3 लाख का इसको पेमेंट इसी को कर देना। और कॉलेज वाले को ये कंपनी वाले को क्या फायदा है, उनको सस्ते में काम करने वाले मिल जा रहे हैं, क्योंकि उनको कम पेमेंट देनी पड़ रही है, आधा कॉलेज दे दे रहा है, कॉलेज मिल जा रहा है, 100% जॉब दे रहे हैं। अब क्या होगा, कंपनी में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी आपको रख लेगी, ठीक है, और अगर नहीं परफॉर्म किया तो भगा देगी। और तब आप कॉलेज को कुछ दोष दे भी नहीं पाओगे ना यार, कॉलेज का काम था जॉब दिलाना, 100% ये नहीं बोलता है कि सिक्योर्ड जॉब दिलाएगा आपको, जॉब सिक्योरिटी नहीं दिलाता। तो वो क्या करते हैं, ये पार्टनरशिप वाला तरीका करते हैं, गेम खेलते हैं दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट बनाकर। तो इस झांसे में आप कभी जाना मत, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंपस प्लेसमेंट, ये वाला एग्जाम में मत लिख देना ये पूरा गेम, इतना ही है आपका। इसमें भी कैंपस प्लेसमेंट भी स्किल्ड वाले हैं। कैजुअल कॉलर, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पर होने वाली है आपसे गलती, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने कैजुअल कॉलर बोला, एक वर्ड आया टेम्पररी वर्कर, और जैसे ही आता है टेम्पररी वर्कर, हमारा दिमाग चला जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे, ठीक है। जैसे ही ये टेम्पररी वर्कर देखेंगे, हमारा दिमाग कह देता अच्छा टेम्पररी वर्कर मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट वाले, नहीं। आप बहुत अच्छे से याद रखना, कैजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर में क्या करेंगे, हमारे पास ना, मान लो एक बार हमने जॉब की वैकेंसी निकाली थी, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 30 चाहिए थे हमें, और मान लो 200-300 एप्लीकेशन हमारे पास आ गए। तो भैया इस बार तो हमने 30 सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन आए हुए हैं, हमारे पास वैकेंसी थी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो एक्सेस एप्लीकेशन अपने पास रखे रहते हैं, और जब डिमांड होती है ना, जब हमें नीड पड़ती है, तो वी कैन यूज सच एक्सेस एप्लीकेशन, और हम उनको कॉल करेंगे, हम उनको उस बेसिस पर हायर करेंगे, और हायर करते वक्त हम उनको ऑन, ध्यान से सुनना, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के थ्रू नहीं बोल रहे हैं, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, नॉट थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, उनको ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, प्रोबेशन बेसिस पर हायर कर लेते हैं, टेम्पररी बेसिस पर हायर कर लेते हैं। एंड उनके में क्लॉज लिखा रहता है हायर एंड फायर, जब मन बुलाया, जब मन भगा भी देंगे, ठीक है। तो ज्यादातर यहां पर भी अनस्किल्ड भी मिल जाते हैं, स्किल्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह की क्राइटेरिया भी कुछ जगह पर होती है, कुछ जगह पर नहीं भी होती। तो कैजुअल कॉलर आर हायर एंड फायर बेसिस वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर, ऑन डिमांड वर्कर। बच्चे लोग बस कंफ्यूज यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक तो कि टेम्पररी वर्कर देखते ही उनका दिमाग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे चला जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को समझने के लिए बस एक ही हिंट मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में आपको फंसने से बचाएगा, बीच में एक बंदा होना चाहिए, यही आपको बस बचा सकता है इससे, और कुछ नहीं बचा सकता कोई, और चीज का दिमाग आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कैजुअल कॉलर में भी एप्लीकेशन वर्ड यूज हुआ है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी एप्लीकेशन वर्ड यूज हुआ है। दोनों का फर्क मैंने आपको बहुत अच्छे से बता कर रखा है, कि एक एप्लीकेशन जब वैकेंसी के बेसिस पर लगाते हैं और उसी में से होता है, और एक जो बचे हुए एप्लीकेशन रहते हैं बाद में ऑन डिमांड बुलाते हैं, वो वाले परमानेंट वर्कर यानी मेन वर्कर जैसा होता है, ये टेम्पररी वर्कर जैसे होते हैं। तो ये हमने तरीका सीख लिया कि किस तरीके से हम बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, और ऊपर हमने देखा कि अंदर से ही वाया ट्रांसफर या प्रमोशन रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या, तो बता दो, बोल दो। होप सो, क्योंकि मैं बहुत टाइम लेके एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कट बता रहा हूं,
ताकि आपके दिमाग में वो एम्बिग्विटी ना रहे कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में जो जो डाउट आ सकता है वो मैं बोल देता हूँ कि ऐसा ही सोचोगे आप लोग। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक? हाँ जी, कंफर्म कोई करेगा? नो सर। अभी तक तो कुछ दिक्कत चलो अच्छा। अब नेक्स्ट स्टेप को डिटेल में जान रहे, रिक्रूटमेंट को जितना जानना था जान गए। रिक्रूटमेंट का एक चीज होमवर्क दे रहा हूं, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ना समझ में आए पूछ लेना मेरे से। इट इज प्योर थियोरिटिकल यार, मतलब इतना समझने के बाद आप उन पॉइंट्स को समझ लोगे। एक दो वर्ड हैं उसमें, उस पॉइंट्स में एक दो वर्ड हैं, उन वर्ड को अगर आप ना समझ पाओ मेरे से पूछ लेना, हाउ एवर 99% आप समझ जाओगे उसमें। अब एक और स्टेप को तोड़ने जा रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। अब मुझे ध्यान से सोचकर खुद से बताओ, सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि भाई वो जो पूल था उसमें से बेस्ट वाले लोगों को खोज लेना, सेलेक्ट कर लेना। रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में से छांटने को ही हम कहते हैं। ये नेगेटिव प्रोसेस होता है, यहाँ पर लोग को भगाया जाता है। तो कैसे करते होंगे ये क्वेश्चन तो आता है कि क्या तो ठीक है, लेकिन कैसे करते होंगे? शक्ल देखकर अकल देखकर कैसे? तो अब हम समझने जा रहे हैं कि भैया किसी को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इमेजिन करो आप वो टाइम जब रिक्रूटमेंट में आपके पास खूब सारे, आप एचआर हो, आप डेस्क पे बैठे हो, आपके पास खूब सारे वैकेंसी के लिए आ रहे हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन खूब सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, ठीक है, आए जा रहे हैं। अब आपके पास 30 के लिए 30 वैकेंसीज के लिए आपके पास 100 150 200 एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करें और कैसे करें? तो हम सबसे पहले वो इकट्ठा हुए एप्लीकेशन करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये वर्ड याद रखना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी हम और कुछ नहीं, हम उनके बायोडाटा को गो थ्रू करते हैं। स्क्रीनिंग करने का मतलब चेक करना इन डेप्थ, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं? इसमें सिंपल सा चीज चेक करेंगे कि भाई कितने सूटेबल हैं कितने अनसूटेबल है। कहने का मतलब, मैंने वैकेंसी में क्लियर कट लिखा था जो बच्चा एमबीए फाइनेंस किया होगा वही अपना एप्लीकेशन लगा, लेकिन लोगों को इतनी जॉब की जरूरत है ना बेटा, उसमें 40% बीकॉम वाले आ जाएंगे, 40% एमबीए इन मार्केटिंग वाले आ जाएंगे, 20% ही आपके काम वाले आएंगे। तो सबसे पहले ना फालतू वाला जो इररिलेवेंट है एकदम ही, हम नॉट सुटेबल एप्लीकेंट्स को एकदम साइड करके सॉर्ट करो, हटाओ, सूटेबल एप्लीकेशन पहले छांटो। तो यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन जो हमारे लायक का है और जो नालायक वाले हैं उनको आउट करना, बस यही काम होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में, ठीक है। अब सेकंड, सिलेक्शन का टेस्ट। अब हुआ क्या, आपने सूटेबल सूटेबल जो आपको लगे आपने छांट लिया। अब जितने को छांट लिया सबको जॉब नहीं मिल जाती। अब छांटे हुए एप्लीकेशन वालों को आप बुलाओगे और उनका टेस्ट लोगे कि भाई लिख तो सीवी में दिया कि यार मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, ये हूँ वो हूँ फलाना है, मेरा नंबर 99 है एकदम, मतलब सब तो लिख दिया, स्कूल में बहुत अच्छा एंकर हुआ करता था, बोर्ड का टॉपर हुआ करता, सब लिखा हुआ उसमें। लेकिन अब आपको टेस्ट भी करना है, तो आप सुटेबल एप्लीकेशन वाले को क्या करोगे, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए, नॉलेज का टेस्ट करने के लिए आप सिलेक्शन के कुछ टेस्ट लोगे, जिसमें 5 पॉपुलर टेस्ट लिए जाते हैं यूजुअली। एक टेस्ट है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये इसका पर्टिकुलर पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या, 5 तरीके के टेस्ट लिए जाएंगे। एक टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, एक है ट्रेड टेस्ट, और एक है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक है पर्सनालिटी टेस्ट, और एक है इंटरेस्ट टेस्ट। अब ये क्या होते हैं ये समझते हैं। सिलेक्शन टेस्ट क्या बोल रहा है? सिलेक्शन टेस्ट के अंदर जो एप्टीट्यूड टेस्ट बना है ना, एप्टीट्यूड वर्ड का मतलब बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे, एबिलिटी टू ग्रैब न्यू स्किल एंड नॉलेज। आप कितना जल्दी कोई भी चीज को ग्रास्प कर लेते हो, नई चीज को कितना जल्दी समझ लेते हो, कितनी जल्दी वो आपके दिमाग में रिटेन कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा है ट्रेड टेस्ट, आप ऑलरेडी कितना जानते हो। ये इसके में देखो और उसके में फर्क क्या है, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज रिगार्डिंग वर्क, बाकी नहीं, दुनियादारी का नहीं, काम से जुड़ा आप एग्जिस्टिंग कितना नॉलेज रखते हो।
एक बोला कितना ग्रैब कर सकते हो कितनी जल्दी, और एक है कितना ऑलरेडी जानते हो। दूसरा टेस्ट। तीसरा, आईक्यू, इंटेलिजेंस में आपकी आईक्यू चेक होगी। आईक्यू में आप जानते हो इंटेलिजेंस कोशेंट वर्ड का मतलब आप अच्छे से जानते हो, आपने डिवीजन किया है तो कोशेंट कहाँ पे आता है, यू नो दैट। वहीं से ये वर्ड भी है। इंटेलिजेंस कोशेंट वर्ड का मतलब होता है मेंटल का टेस्ट लेना। मेंटल टेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? मेंटल टेस्ट। देखो, नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट वर्ड में फर्क है। क्या फर्क है बताएगा कोई? मैंने शायद कुछ लोगों को बताया था एक बार, आप लोग हो वो या नहीं मुझे नहीं पता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट? उसी पर्सन को आप नॉलेजेबल कह देते हो, उसी को आप इंटेलिजेंट कह देते हो, फर्क क्या है? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी। नॉलेजेबल किताबी देखो, ज्ञान होता है और इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि। किताबी ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। अदर देन दैट इज ऑल्सो नॉलेज। दुनिया की नॉलेज रखना, हो रहे चेंजेस की नॉलेज रखना, दैट इज ऑल्सो नॉलेज। वो जैसे तो आप रट्टू तोता, वो बात नॉलेजेबल अलग हो हो। ज्यादा। नॉलेज और इंटेलिजेंस में फर्क चाहिए मुझे। ये तो आपने एक वो वाला बता दिया कि यार रट्टू तोता वर्सेस कुछ बच्चे कम पढ़ के, वो वाला अलग बात है। बताओ, और कोई भी ट्राई करो, उसने एटलीस्ट कोशिश अच्छी की। देखो, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आप सबकी नॉलेज में ऐड कर रहा हूं, इंटेलिजेंस में नहीं। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी नॉलेज में ऐड कर रहा हूं, इंटेलिजेंस में नहीं। अब कल को आप इस नॉलेज का यूज कैसे करते हो, दैट इज योर इंटेलिजेंस। यानी नॉलेज का मतलब कि आप किसी चीज को कैसे जानते हो बस, बट उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, किस सिचुएशन में कैसे करते हो, दैट सिचुएशनल बेस्ड योर एप्लीकेशन इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस। हम किसी भी बच्चे को आईक्यू तेज है क्यों बोलते हैं? क्योंकि फट से उससे कुछ भी पूछो वो बता देता है। इट डज नॉट मीन उसके पास हर चीज का नॉलेज है। वो ना अपनी चीजों का नॉलेज का यूज करना जान रहा है कि किस जगह पर कौन सा चीज का यूज करके कैसे क्या निकालना है। उसको क्लास 9 10 से मतलब नहीं है। वॉट ही हैज इज नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग या नॉट क्लास वाइज थिंग, ऐसा नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है। उसको पता है क्लास 9th का भी बोर्ड मास हमारे को कहां पर यूज करना है, कब यूज करना है। दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस। तो वो कितना जल्दी कोई उस चीज को यूज कर लेता है, उसका कोशेंट, कोशों, मेरे हिसाब से जब आप डिवाइड करते हो तो साइड में जो रहता है फैक्टर, वो कोशेंट है। तो कोशेंट वही कह रहा है कि कितने जल्दी आपका वो फैक्टर, कहते हैं ना एक्स फैक्टर, कितना जल्दी आपका काम कर जाता है, दैट इज योर इंटेलिजेंस। अब आगे चलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहां पर आपका आईक्यू टेस्ट होगा, यानी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या चीज देखी जाएगी कि भैया आप किस तरीके से वॉक करते हो, टॉक करते हो, थिंक करते हो, सोशल स्किल्स क्या हैं, कितने अच्छे से लोगों से बात करते हो आप, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो, वो होता है आपका पर्सनालिटी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट कहने का बहुत ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट टेस्ट इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब। बहुत ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट टेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, इट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल इंटरेस्ट। हाउएवर, बहुत ध्यान से सुनना, हाउएवर, एक चीज होती क्या है, बच्चे को जब पूछा जाएगा ना एग्जाम में, मतलब जब उसका ये टेस्ट लिया जा रहा होगा, वो इन चार को तो पास कर ले, फिर ना उसको एक कंफर्ट जोन में लाया जाता है। जो इंटरव्यूइंग पैनल होती है ना, या जो लोग होते हैं टेस्ट लेने वाले, वो लोग दिमाग लगाते हैं, उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। और ना हमें लगता है कि यार अब तो हमने पास कर लिया है, हम थोड़ा लाइट होकर हम अपना इंटरेस्ट बताते हैं। हम काम करने गए हैं इंजीनियरिंग का या सीए का, और हमारा इंटरेस्ट दूर दूर तक, हमने जब बताया ना कि हमें स्विमिंग, डांसिंग, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गिटार, मतलब दूर दूर तक ऐसे ऐसे इंटरेस्ट हमने बता दिए जिसका हमारे काम से तो कोई लिंक हो ही नहीं सकता जिंदगी में। बेटा आपको उस पर बहुत जज किया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन रेट उस पर बहुत गिरता है। वो पूछेंगे इतना कैजुअली कि आप कैजुअली आंसर दे जाओ।
कभी ये गलती मत करना, आप इंटरेस्ट को ना घुमा फिरा कर ऐसा बात बताना, जैसे सीएस तो बोल रहा है सर मुझे ना रीडिंग की एक बहुत अच्छी आदत है और मुझे थोड़ा फिक्शनल से हटकर फैक्चुअल चीजें समझना ज्यादा पसंद होता है, सो आई स्पेयर माय टाइम इन लाइक अगर कोई न्यू चीजें आ रही है, अपडेट्स आती हैं, आई ऑन ट्रैकिंग इकोनॉमिक न्यूज, ऐसा ऐसा मतलब हो ना हो, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट जैसा ही दिखाना है जो समवेयर रिलेटेड टू जॉब, इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली भी ना हो, नहीं तो वो समझ जाएगा कि कोई समझा दिया इसको। ऐसा बताओ कि उसको आपका इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इट इज नॉट रिलेटेड टू जॉब, बट इस पे आपको बहुत सर पास फेल मान का लीजिए, क्राइटेरिया होता है एंड इट। हाँ। सर मान हम्म। लीजिए उस इंटरव्यू में झूठ बोल रहे हैं हम लोग और उसी हाँ, इंटरेस्ट का वो सवाल पूछ दिया, तब क्या करेंगे? अब वही तो मैं बस बात बता रहा हूँ, इसीलिए उससे पहले आपका क्या टेस्ट ले लिया गया है, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक इंटरेस्ट। है। हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट इसीलिए ले लिया गया है। अब वो उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो बस जानना चाहता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ मियर थिंग। इस पे ना इतना लाइट मोड पे आपसे पूछा जाएगा कि आप रिलैक्स होकर फ्लो में आकर चीजें बोलो। इट इज जस्ट वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब साम दाम दंड हो गया तो अब भेदो, वो भेद वाला काम यहाँ इंटरेस्ट से लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज का है। अब सिलेक्शन टेस्ट आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या हर एक जॉब में ये पांचों टेस्ट होते होंगे? हाँ जी, हर एक जॉब में ये पांचों टेस्ट लिए जाते होंगे? बेटा ये हर गलती जॉब पे मत नहीं करना, सर। ये पांच पॉपुलर टेस्ट हैं, बट पांचों हर जॉब में हो ये जरूरी नहीं है। वो तो एग्जामिनर की नीड बताएगी, उस रिक्रूटर की नीड बताएगी कि भैया हमें कौन सा टेस्ट लेना है, या उसकी इंडस्ट्री में कौन सा टेस्ट ज्यादा जरूरी है या बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके हिसाब से वो इनमें से अपना कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन में टेस्ट लगा लेगा, ठीक है। तो हो सकता है किसी में एक ही टेस्ट हो, किसी में दो हो, किसी में पांच हो, वो आपकी किस्मत भी है और उसका नीड भी। तो इतना होने के बाद अभी ना मैं बहुत ज्यादा अब डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर जाकर इसको यहां पर खत्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा पॉइंट बचा है, डिटेल वाला खत्म हो गया सब। अब देखो होगा क्या, आप अगर सब टेस्ट पास कर लेते हो फिर होता है आपका इंटरव्यू। कहोगे सर अभी तो इतना टेस्ट लिया, क्या वो इंटरव्यू नहीं था? बेटा इंटरव्यू नहीं था वो। यहाँ पर आपको ना 99% किस तरीके से करेंगे, टेस्ट वाला ही टेस्ट लेंगे, यानी आपको लिखवाएंगे, आपको वैसा टास्क देंगे, वो सब करेंगे। वेयर एज जब फेस टू फेस की बात आएगी ना, फेस टू फेस जो पैनल बैठेगा, इंटरव्यू का एक बात हमेशा याद रखना, इंटरव्यू इज नथिंग बट इट इज जस्ट द टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। बिलीव मी, मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूं इंटरव्यू को क्रैक करते विथ रॉन्ग आंसर्स। Interview is not about your answering, not about your presence of mind. It is just about your confidence. आप जो बोल रहे हो ना उसमें आप कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, बस वही चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप अगर इतना क्रॉस करके आए हो ना, दे नो व्हाट यू आर। अब उनको बस आपको वन टू वन देख कर समझना है, आपके मेंटल स्टेट के अंदर, या आपका ये मैं बोल दूं इमोशनल, ऊपर में मेंटल तो आपने यहां पास कर लिया, लेकिन आप इमोशनल ईक्यू भी होता है एक, ठीक है। इमोशनल कोसेंट भी होता है एक, ठीक है। ईक्यू भी होता है आईक्यू की तरह। यहां पर आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट लिया जाता है, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे होता है? आपके ड्रेसिंग में कॉन्फिडेंस दिखता है, आपके देखने के तरीके, बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, उठने के तरीके, चलने के तरीके से कॉन्फिडेंस समझ में आता है, ठीक है। बस वही टेस्ट होता है। आप किसी भी इंटरव्यू में देखोगे ना, पूरे पैनल ऐसे बेतुका सवाल पूछेंगे ना जिसका 90% बच्चों को आंसर नहीं पता होता है, लेकिन सेलेक्ट तो फिर भी होते हैं। तो बिना आंसर के कैसे सेलेक्ट होते हैं वो? क्योंकि आपको आंसर के लिए आए ही नहीं होते हैं। मेन मुद्दा होता है उनका कॉन्फिडेंस टेस्ट करना, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। इसीलिए किसी भी इंटरव्यू का झूठ भी अगर पूरे सैंपल वीडियो, कॉन्फिडेंस में बोलना है? झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस में बोलना है, यही तो गेम है वहां। झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना है। और आप किसी भी इंटरव्यू में देखोगे, अगर उनका मॉक इंटरव्यू वगैरह दृष्टि आईएएस वगैरह निकालती हैं, अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत कॉमन चीज दिखेगा, सब
जाने आने से पहले एक ही चीज पे गाइड देते हैं। कोई ये नहीं बोलता आप ये आंसर कर देते, आप वो आंसर कर देते, आप वो क्या बोलते हैं, आपकी टाई ऐसी है, आप बैठे थे तो आपका पोस्चर ऐसा है, आप घुसे थे तो ये है। वो सब ना बस उसको ही देखते हैं। तो इस चीज को याद रखना, ऊपर के टेस्ट अगर आप पास कर चुके हो तो आप फिट तो हो। अब बस उनको सेटिस्फाई करना है, 1 to 1 फेस टू फेस में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जज करेंगे वो, बस। अब राजू आते हैं। रस्तोगी नहीं। अब नेक्स्ट देखो, इंटरव्यू के बाद होता है रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड चेक। जॉब में ना रखने से पहले हमेशा एक कंपनी के ऊपर ना बहुत सारे लॉ लगते हैं। तो उस लॉ में ना आपको ना रेफरेंस का चेक करना होगा। यानी आपने अपने सीवी में या आपने ज्वाइनिंग के वक्त कुछ रेफरेंस दिए थे कि मैं इस जगह पे काम किया हूं इससे पहले, तो या इस जगह से पढ़ाई किया हूं। तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स पर या उन लोगों से कनेक्ट करते हैं और आपके बारे में पता करते हैं। पहले ये तो रेफरेंस काम से जुड़ा, क्वालिफिकेशन से जुड़ा होता है रेफरेंस चेक। बैकग्राउंड चेक क्यों होता है, हम आपका पास्ट हिस्ट्री यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं। पता चला हमारे कंपनी में बगदादी एंड ग्रुप्स, आईएसआईएस ग्रुप का एक बंदा रिक्रूट हो गया और कल को बॉम्ब फोड़ दिया, तो हमारी कंपनी का नाम बर्बाद होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड का टेस्ट भी लेते हैं। तो हर कंपनी को ये करना पड़ता है। इसके लिए लोग जाते हैं, आपके घर पर जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज विजिट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा। अब जब ये सारा चीज आप कर लोगे ना, अब सुनना, ये लाइन सुनोगे तो दिल टूट जाता है। इसके बाद भी मतलब जिंदगी का हर मुकाम, मतलब पड़ाव आपने पार कर लिया, उसके बाद एक कमिटी होती है। और वो कमिटी अब डिसाइड करेगी कि इतने जो लोग, काबिल लोग आए हैं, इनमें से किसकी काबिलियत को हम ना कहें और हाँ कहें। एक सिलेक्शन का पैनल होगा, एक एचआर की कमिटी होगी, एक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कमिटी बने रहेगा। और यहां पर मैं तो पता नहीं क्यों इसको कहता हूं कि ये किस्मत का गेम है। दे विल फाइनली डिसाइड कि अब हम किनको रिक्रूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया जाएगा कमिटी के थ्रू, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपकी जिंदगी में एक टेस्ट और आता है। ये सबका नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, उसका रीजन बताऊंगा कि ये ऊपर क्यों नहीं किया गया, नीचे ही क्यों किया गया। इसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट, ठीक है, जो भी कह लो। यानी कि हेल्थ स्टेटस का चेक होता है कि भैया मेंटली इमोशनली तो ठीक है, फिजिकली भी ठीक है या नहीं, मेडिकली भी ठीक है या नहीं। क्यों, पहले तो अगर सबका मेडिकल टेस्ट कराते ना, पूरा उनके बॉडी के हर एक चीज का टेस्टिंग होगा बराबर, सोचो कितना ह्यूज एक्सपेंस कंपनी के ऊपर आएगा। तो कंपनी सबके ऊपर नहीं करानी चाहती, जितनों को फाइनल करती है ना उन्हीं का टेस्ट ले अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो एक ठीक है, अभी जो टेस्ट कराना थोड़ा कम भी पड़ जाए। लेकिन अगर अनहेल्दी पर्सन को ला लिए पहले, तो वो काम में एफिशिएंसी नहीं देगा। ठीक है, वो भी ठीक है, काम में उतनी एफिशिएंसी नहीं देगा। लेकिन बेटा, कंपनी में जब आप आते हो ना, तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनी देती है, उसके लिए वो प्रीमियम भी देती है। और अगर आपका हेल्थ कंडीशन खराब है, वो मेडिकल की फैसिलिटी भी देती है। ये सारा कॉस्ट जिंदगी भर कंपनी को आपका उठाना पड़ जाता है। इसलिए कंपनी अनहेल्दी स्टाफ्स को नहीं रखती है। इट डज नॉट मीन फिजिकली एबल्ड, इट मीन्स इलनेस। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ अनहेल्थ है, कोई अनहेल्दी चीज है, तो वो यहां से छट जाएंगे। तो अब ये बात भी याद रखना, सेलेक्ट होने के बाद भी यहाँ लेवलिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये हर्डल भी पार कर दिया, एंड मेडिकल टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी इन ऑल द जॉब्स, ये भी बता देता, ऑल जॉब्स में नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जॉब ऑफर, अगर आप सारा पास कर लेते हो तब आपके पास आता है आपका जॉब का ऑफर लेटर। ठीक है, उस जॉब ऑफर में कंपनी अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगी कि भैया कब आना है, कब जाना है, कितने दिन छुट्टी मिलेगी, कितना रुपए मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, छोड़ोगे तो कितना दिन का नोटिस पीरियड होगा, नहीं बताए तो क्या होगा, बता के जाते हो तो क्या होगा। ठीक है, हर एक टर्म्स कंडीशन डिटेल में होगा। ऑफर लेटर मिलेगा आपके पास, लेकिन ऑफर लेटर में ना ऑप्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑफर लेटर में ऑफर होता है, ऑफर का मतलब हमने एक ऑप्शन दिया है आपको, आइदर यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन रिजेक्ट। अब आप जानते हो इतने दूर आए हो तो आप रिजेक्ट करोगे नहीं,
तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया देन यू बिकम द एम्प्लॉय। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो गेम यहां से खत्म, आपका और कंपनी का कोई नाता नहीं। आपने एक्सेप्ट किया, आप एम्प्लॉय बने ना, तब आपसे साइन करवाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय बनने के लिए रेडी हो गए तब आपसे साइन करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऊपर कंपनी की ज्यादा बातें होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम काम एंड पेमेंट का बात होता है, यानी लेन देन की बात है। ये लेन देन की बात यहां पर रहती है। तो जॉब ऑफर अलग चीज है बेटा। जॉब ऑफर में सिंपली बता देंगे कि आपको इतना इतना पर रखेंगे, 50,000 इतना। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर ले तो आपका जो इंप्लॉयमेंट लेटर होता है तो उसके अंदर सैलरी कितना, एचआरए कितना, डीए कितना, ट्रेवलिंग अलाउंस कितना, फूड अलाउंस कितना, मेडिकल अलाउंस कितना, पर्क्सिट्स कितना, पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट कितना, सब तोड़ ताड़ के पीएफ सीएफ पेंशन सब एकदम मतलब खूब डिटेल में लिखा रहेगा। ठीक है। तो उसके अंदर में ये पूरी बात लिखी जाएगी। ये भी लिखा जाएगा कि भैया आप किस पोजीशन पर, यानी आपके पोजीशन का क्या नाम है, आप एचआर के मैनेजर हो, आप फाइनेंस के मैनेजर हो, एसोसिएट हो, असिस्टेंट हो, ये सारी बात लिखी रहेगी। ठीक है। तो उसके अंदर पूरी बात का डिटेल रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है। तो अभी हमने इतना खत्म किया। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा वो ट्रेनिंग। ठीक है। तो ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमने वो जो ऊपर ट्रेनिंग वर्ड पढ़ लिया था, दी कैसे जाती है ट्रेनिंग और कैसी कैसी होती है ट्रेनिंग। ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफी लेंदी है और डायरेक्टिंग चैप्टर काफी लेंदी है। उसके बाद कंट्रोलिंग तो आधे घंटे का है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लास के अंदर पूरा अभी खत्म हो जाने का है। आज मैं इसको स्ट्रेच ना करूँ ना? हाँ जी। आपके दिमाग में इससे ज्यादा जा पाएगा या नहीं? नो सर। हाँ, मुझे खुद रहने लग दो रहा है सर, क्योंकि अब तो इसमें इसमें ना काफी थियरीज हैं, काफी। तो मैं इस पे अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं। इंस्टेड, क्योंकि आपका टाइम बचा है, सिर्फ मैं इसी के क्वेश्चंस आपको बस दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है। इसी के क्वेश्चंस दिखा देता हूं जिससे आपका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो मैं वो काम आपके लिए कर देता हूं। एंड वो है कहाँ पर? इधर गया। क्लास मटेरियल, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, and that was this case study। चैप्टर का नाम हो गया हमारा स्टाफिंग। होप सो आप लोग जितने चैप्टर मैंने कराए हैं उनके एटलीस्ट लिख लिख के तो नहीं, लेकिन अ, उससे सॉल्व तो जरूर कर लिए होगे अपने। सर नोट्स बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। रियली गुड। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे, बिलीव मी, यू विल जस्ट फाइंड इट वेरी हेल्पफुल जब बोर्ड्स आएंगे। एंड सीयूईटी में यू विल जस्ट लव इट कि अब मेरे को उस चीज के लिए वापस ना, आपको जितना मैं डेप्थ में वो नोट्स में और चीजें बता दे रहा हूँ ना, उसके ऊपर दोनों नहीं पूछते। ठीक है। दैट इज फार बेटर, मतलब वे बियॉन्ड है वो। अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा। एक सेकेंड ना। विल टेक और नॉट। हाँ जी। तो लेट मी सी, शायद ये, पता नहीं क्या हो गया इसमें। सॉरी ना, जस्ट अ मिनट। केस स्टडी खोल नहीं रही। यहाँ पर हमारा चैप्टर 6। ओके, नाउ वी हैव। देखो, अब हमने यहाँ तक तो खत्म कर लिया था इसको। इसके जस्ट आगे से है हमारा एक न्यू चैप्टर
का स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग में देखो, यहाँ पर वो छोटे मोटे क्वेश्चन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे। ये देखो, एक क्वेश्चन है। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है जेनिथ लिमिटेड। ये हाईली रिप्यूटेड कंपनी है, के पास कई लोग हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, एंड मैनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन। एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कांटेक्ट विथ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ के लोग एम्प्लॉइज काफी हैप्पी हैं, और फिर उन्होंने डिस्कस किया कि भैया किस तरीके से मिले जाने। ठीक है, फिर वहां अमन पहुंचा एंड सेड ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन। फिर बेनू said that he had applied through newspaper and was appointed by John. Vaibhav said that he was neither related to any of the employee nor there was any advertisement in the newspaper. Even then, he was directly called from HM Ahmedabad, from where he completed his MBA. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, एबव डिस्कशन आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब आप पीओएसडीसी में से कोई एक होगा, तो वो फंक्शन का नाम बताओ, और आपको बताना है इस फंक्शन का इंपॉर्टेंस। द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम द फंक्शन। अच्छा, आपको फंक्शन का नाम बताना है। बताओ भाई, ये सारा काम किस में होता है? स्टाफिंग। ये तो होता है स्टाफिंग में, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ भाई, यहाँ पर जब हम पूरा इतना डिस्कस किए, सब लोग अपना अपना बात बता रहे थे, तो अमन ने बोला कि यार मैं कैसे आया हूं इस कंपनी में, तो इसने बोला कि मुझे ना जो सेल्स मैनेजर है ना यहाँ के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कौन सा तरीका है? सेल्स रिक्रूटमेंट। मैनेजर, हाँ सेल्स, हाँ रिक्रूटमेंट तो है। देखो, दिस इज कंप्लीटली, ये गेम ऑफ रिक्रूटमेंट ही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस या वो स्टेप तो रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यहां तक का आंसर तो सबको पता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन सा है। अमन के केस में कौन सा रिक्रूटमेंट लगा है? Recommendation of employees. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, बेनू के केस में न्यूज़पेपर में देख के किया उसने, एडवर्टीजमेंट। तो हाँ एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर। अच्छा, वैभव ने कैसे किया है भाई? देखो तो, उसके कैंपस कॉलेज से प्लेसमेंट। उसको लिया गया। वेरी गुड, कैंपस। ये मेरे हिसाब से समझा पाओगे लाइन कोट कर करके। ठीक है, चलो ओके, आगे चलते हैं। अभी बोर्ड तक जाते जाते ना, मैं आप लोगों को देखना, ऐसा केस स्टडी को ऐसा मजेदार चीज बना दूंगा ना, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को वो चीजें एक्सपेरिमेंट आप पे नहीं डालनी है हर साल जो करता हूँ। यू विल जस्ट लव इट कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन बस ना पूछे। ठीक है, मजा आता है इसको करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आ क्या रहा है, नेक्स्ट है ब्लू हेवेंस है। उसने एक, अच्छा इसको रहने देते हैं अभी, ये ना थोड़ा ज्यादा थियोरेटिकल है, थोड़ा खोजने वाली चीज करते हैं। हाँ, ये वाला बताना यार। कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ even without declaring any vacancy. However, as and when the vacancy arise, company make use of such application. बताओ तो ये क्या बोल रहा है? कंपनी एप्लीकेशन पा जाती है, ठीक है, बिना वैकेंसी के निकाले उकाले, और जब जैसी जरूरत होती है वो उसी एप्लीकेशन के यूज से बुला लेती है लोगों को। कौन सा है ये? आप लोगों ने बताया था कि एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी के पास पड़े होते हैं, जब कंपनी की जरूरत होती है फोन करके बुला लेती है। कैजुअल कॉलर। वेरी गुड, ये कैजुअल कॉलर है, सिंपल सा। नेक्स्ट बात क्या है? कैजुअल वैकेंसी। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या बोल रहा है। कैजुअल वैकेंसी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के बारे में, देयर इज अ रश ऑफ ऑर्डर और व्हेन सम परमानेंट वर्कर आर एब्सेंट, मतलब परमानेंट वर्कर है नहीं, रश है, कंपनी को जल्दी चाहिए, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, और कैजुअल वैकेंसी है, तो कौन सा तरीका सुटेबल होगा?
हाँ जी, बताओ। यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। एक डायरेक्ट एक तो डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट से भी एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका है। जब रश होता है ना ऑर्डर का, ठीक है, तो हम या तो कैजुअल कॉलर को ले आ लेते हैं या लेबर कॉन्ट्रैक्टर। रश के लिए ये ज्यादा सुटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखने का एक मैं आपको सिंपल सा रीजन बस बता देता हूं क्यों लिखा है। ये वाले वर्ड की वजह से। ये दोनों का काम ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ना सिर्फ अनस्किल्ड आ पाएंगे। ये तो मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया था। इसमें तो सिर्फ अनस्किल्ड आते हैं। कैजुअल कॉलर में भी सिर्फ अनस्किल्ड आते हैं। गलती से स्किल्ड मिल गए तो मिल गए। लेकिन अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड बोथ चाहिए, जल्दी चाहिए। तो एक सोर्स है, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बट ये बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहां पर ना अभी आप जब आगे के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सेम लाइन देखना, और आंसर्स में बहुत मतलब क्वेश्चन में छोटे से वर्ड बदलेंगे और आंसर बदलेगा इसका। इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को रखना। जिन जिन चीजों को मैंने ऊपर के स्टडी में डाला है वो सबका रेलेवेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्रूटमेंट बाय विच मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड। भाई, सबसे पॉपुलर मेथड आजकल आप भी जान रहे हो कौन सा है यार, मोस्ट पॉपुलर? एडवर्टाइज एडवर्टीजमेंट। हर जगह आता है। ठीक है, तो ये कोई याद कराने वाली चीज है, समझने वाली चीज थी। ठीक है, इसको क्या बोले? आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला बताना। ठीक है, श्रीजा है और सबसे ज्यादा आपको देख इसी पार्ट से क्वेश्चन मिलेगा और फिर ट्रेनिंग का। श्रीजा क्या है? एक एनजीओ चला रही है, नाम है उसका सार्थक। और ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो वेस्ट पेपर रिसाइकल करता है टू सॉरी एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइकल सर्विस टू ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है। वो और मैन्युफैक्चर भी करता है कस्टम मेड ऑफ पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। ये भी काम वो कर रहा है। फिर ऑन ऑर्डर फॉर द इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, सस्ते में दे देता है। इसने एक वेबसाइट सार्थक प्रोवाइड्स, ठीक है, एक सार्थक की एक वेबसाइट दिया है जहां पर ये करियर का साइट है, मतलब जॉब का एक साइट है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं एनजीओ को, वो सिंपली यहाँ पर सर्च करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और एनजीओ ना इस वेबसाइट का तो ठीक है, ये डाटाबेस भी मेंटेन करती है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स कहने का मतलब वही जो अप्लाई थे बट सेलेक्ट नहीं हुए थे। सेलेक्ट नहीं हुए थे, ये साइड में रखा था। ठीक है, इन इट्स ऑफिस सो दैट जॉब सीकर में बी नोटिफाइड एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में बी गिवन। ठीक है, अब यहां पर ये बोल रहा है कि दो तरीके के एक्सटर्नल सोर्स जो ऊपर लाइन कोट करके बताओ कौन कौन से यूज हुए हैं। हाँ जी, कौन कौन से तरीके हैं रिक्रूटमेंट के? एक तो जॉब देने का तरीका उसने क्या बनाया है? वेबसाइट, तो वो वेब वेबसाइट वेबसाइट। पब्लिश। और एक क्या है? डेटाबेस। वो लोग जो उनकी एप्लीकेशन का डेटाबेस यानी इकट्ठा करके रखा है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, एप्लीकेशन रख लिया है, तो वो किस में करते हैं? कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कैजुअल कॉलर में। अनसॉलिसिटेड या नी का मतलब होता है विच इज नॉट सेलेक्टेड, बट वो डेटाबेस में मेंटेन्ड है, हमारे पास है। और ये बोल रहा है कि जब जरूरत होगी हम नोटिफाई कर देंगे अपॉर्चुनिटी आने पर। व्हेन दे अराइज, जब आएगा तो हम बता देंगे। तो ये वेब पब्लिशिंग का ये है। ठीक है, ये आपका वैल्यूज वाला पार्ट हट चुका है सिलेबस से। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन एंड आज का क्लास यहीं पर रोक देंगे। प्रतीक ने एडवर्टीजमेंट का एक एजेंसी स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना, एडवर्टीजमेंट वाला एजेंसी है, गुड़गांव में है इसका। ठीक है, वन ऑफ द पेजेस ऑन विच हिज कंपनीज वेबसाइट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और एक पेज है वहां पर कंपनी का वेबसाइट का कुछ इंफॉर्मेशन क्या है? वेलकम टू ऑल द विजिटर्स of this page who are looking for an opportunity to make career in the field of advertising. Opening are available in company at various levels, so don't miss the chance, ऐसे करके
पूरा एकदम लिख दिया अच्छे से, ठीक है। This page includes a link to provide further detail about the vacancy available in terms of desirous qualification, experience, personality, characteristics, and so on. Through a continuous assessment of the number of type ये रिसोर्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बेसिस तो है, थ्रू अ कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव in relation to the number and type available, he gets the information on this page updated। तो ये क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया, उसको कितने लोग, कैसे लोग की जरूरत है, इस चीज को उसने अपने इस वेबसाइट पर डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। पहले तो स्टेप बता देना मुझे, ठीक है। कैरीड आउट बाय प्रतीक बाय कोटिंग द लाइन। कौन से 2 स्टेप हैं इसमें स्टाफिंग के? स्टाफिंग का स्टेप शुरू कैसे होता है भाई? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? Estimating the Estimating manpower the required. manpower वेरी गुड। required. पहले तो हम मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो इसने बोला कि भैया इसने ये बता दिया है कि इसको कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, और इसने वो सारा काउंट कर लिया। तो सबसे पहले इसने एस्टिमेट कर लिया है। दूसरा, इसने क्या कर दिया है, वैकेंसी अवेलेबल करा दी है, मतलब वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। उसको क्या कहते हैं बुलाने के लिए? Recruitment. रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में भी कौन सा सोर्स है? एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उसके अंदर भी कौन सा है, आप बता सकते हो ना भाई? एडवर्टीजमेंट यानी वेबसाइट वाला, बोल सकते हो या नहीं? Yes, sir. ये इतना पूछा नहीं, फिर भी आप बता सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक छोटा सा लाइन, नेम द कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू डिटेल अबाउट वैकेंसीज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। इतना। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो रिलेट करता है या जो बताता है डिटेल्स अबाउट वैकेंसी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। बताओ भाई कौन सा चीज है? ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको ये बात बता देता हूं। जेडी कहते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन या एडवर्टीजमेंट या कुछ भी ऐसा निकालते हैं जॉब रिलेटेड ना, तो हम उस जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि वो हमें कैसे लोग, कितने लोग, क्या क्वालिफिकेशन, कितने पैसे, ये सारा, मतलब पैसा नहीं रहता बट एक रेंज रहती है, ये सारा डाल देते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह सब। दैट इज कॉल्ड जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमारा ना, जब भी हम सीवी बनाते हैं, कभी कोई पूछे कि यार सीवी कैसे बनानी चाहिए, तो आप हमेशा बोलो सीवी जेडी से जुड़ी बनाओ, ठीक है। ये लोग समझते नहीं है, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, अभी मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो सीवी हमेशा जेडी से जुड़ी होनी चाहिए। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखकर सीवी को डिजाइन करो तो आपके सिलेक्शन के चांस हाई हो जाते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब से जुड़ा जो जो रिक्रूटर को जरूरत है वो डाल देता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, उस कंसेप्ट को कहते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं है, बट आई विल से, अगर आपको ये पूछ दिया है गलती से, अलग से नोट्स में कहीं जेडी को जिक्र कर लो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहाँ बस नोट कर देता हूं, इसकी अलग से एज पर सिलेबस जरूरत नहीं है। ये है आपके रिक्रूटमेंट का, जहां से प्रोसेस शुरू है ये, ठीक है। डिटेल्स ऑफ जॉब इज गिवन इन जेडी, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका नाम ही है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जेडी का कंसेप्ट आप याद रख लेना, एज पर सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे और मे नॉट 1% का चांस पे छोड़ दे रहे हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और फिर मुझे बताना आप लोगों को जो भी जरूरत होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वी विल गो थ्रू इट, ठीक है।